नमस्कार, मेरा नाम है क्रिश और सबसे पहले आज मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ उस कहानी में आपको ये पता चलेगा कि यदि किसी आत्मा की कोई भी ख्वाहिश अधूरी रह जाए या कोई भी ऐसी इच्छा जो कि अंतिम वक्त उसके दिमाग में हो उस व्यक्ति के, तो उसकी आत्मा उसे पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। आज की इस कहानी में आपको यही चीज़ सुनने मिलेगी। कहानी आज की बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे पूरी उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली के साथ जिनमें कुल 3 मेंबर्स थे, 2 माता पिता और उनका एक बेटा, जिसका नाम मैं अपनी तरफ से प्रयाग रख रहा हूँ, एक्चुअल नाम नहीं है ये। तो होता क्या है, ये जो फैमिली है ये फैमिली पैसे से संपन्न थी, यानी कि इन पे पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। इनका अपना जो ब्याज पे पैसे देते हैं लोगों को कोई चीज़ रख के, इस चीज़ का इनका अपना बिजनेस था। जैसा कि अक्सर ज़्यादा पैसा जिस पे होता है, जो रिच होता है, वो ये चाहता है कि वो अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे। वैसा ही इस फैमिली मेम्बर्स का भी सपना था कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे। इन्हीं कारणों से ये अपने बेटे प्रयाग को स्टार्टिंग से ही अमेरिका में पढ़वाते हैं, यानी उसकी सारी एजुकेशन विदेश में ही होती है। अब क्या होता है, जब उसकी सारी एजुकेशन ख़त्म हो जाती है तो अपने माता पिता से प्रयाग ये ज़िद करने लगता है कि अब मैं जो जॉब है वो भी विदेश में ही करूँगा, भारत में नहीं करूँगा। प्रयाग की ज़्यादा ज़िद करने पर उसके माता पिता को इस बात को मानना भी पड़ता है। प्रयाग विदेश में जॉब करने लगता है। विदेश में ही प्रयाग किसी लड़की से, जो कि हिंदुस्तानी थी मगर विदेश में प्रयाग की तरह ही रह रही थी, उससे शादी कर लेता है। शादी भी हो जाती है और प्रयाग का बेटा भी हो जाता है। इस बीच में जब प्रयाग का बेटा होता है तो प्रयाग एक बार भी इंडिया में वापस नहीं आता। प्रयाग का बेटा 3-4 साल का भी हो जाता है, प्रयाग इंडिया में वापस नहीं आता, केवल कुछ कॉलें अपने पिता को करता रहता था कभी कभी। वरना अगर पिता उससे कोशिश भी करते थे बात करने की तो प्रयाग पूरी तरीके से उन्हें इग्नोर करता था। उसका जैसे मन विदेश में ही रम गया था। उसकी वाइफ का भी, किसी का भी कांटेक्ट इनके माता पिता तक नहीं आता था। ये दोनों प्रयाग के जो माता पिता हैं ये इस चीज़ से बहुत दुखी रहने लगते हैं कि किसी तरीके से अपने बेटे से इनका कांटेक्ट हो जाए। इन दोनों में इतनी एजुकेशन नहीं थी कि ये अपने बेटे के पास वहाँ जाकर के मिल लें उससे, और उससे मिल लें, उससे बात कर लें, इतने नहीं जानते थे ये। और विदेश के नाम से तो ये तो एक तरीके से डरते भी थे कि विदेश में कैसे पता नहीं रहा जाएगा, हमारा बेटा ही रह सकता और कोई हमारे परिवार में से तो नहीं रह सकता। ये चीज़ इनके दिमाग में बसी हुई थी। अब ये होते होते भी इनको काफ़ी समय बीत जाता है, प्रयाग कोई भी कांटेक्ट नहीं करता। तो हार कर जो प्रयाग के माता पिता हैं इन्हें ये गिल्ट होने लगता है कि आखिर हमने अपने बच्चे को विदेश में पढ़ने भेजा ही क्यों। अगर हम अपने बच्चे को विदेश में पढ़ने नहीं भेजते तो शायद वो आज हमारे पास होता। इन्हें ये दुख इतना बढ़ जाता है कि ये लोग इसी गम में मर जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। इनके आस पड़ोस वालों को भी 2 दिन में जब इनकी डेड बॉडी सड़ जाती है तो उसकी बदबू से पता चलता है कि इनके घर में इन दोनों की डेथ हो गई है। इन दोनों की डेथ में 1-2 मिनट का ही अंतर आता है। जब ये चेक करते हैं पुलिस वाले इस चीज़ को तो 1-2 मिनट का ही अंतर होता है इन दोनों की डेथ में। अब जब पुलिस वाले वगैरह सब आ जाते हैं तो ये कांटेक्ट करते हैं कि प्रयाग से अब कांटेक्ट हो जाए, मगर प्रयाग से इतने के बाद भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो हार कर जो पुलिस वाले हैं वो अपने तरीके से ही इन दोनों का, ये जो प्रयाग के माता पिता हैं, इनका क्रियाक्रम कर देते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं कि कब प्रयाग इंडिया वापस आए। इस बीच प्रयाग के साथ क्या होता है, जैसे ही इधर प्रयाग के माता पिता की डेथ होती है, इसके कुछ समय बाद ही उधर प्रयाग जहाँ काम करता था वहाँ प्रयाग का काम छूट जाता है। और जो प्रयाग की वाइफ है वो भी काम करती थी, उसका भी काम छूट जाता है। और इन दोनों के पास बहुत बड़ी परेशानी आने लगती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आने लगती हैं और इन्हें अपना खर्चा निकालने में भी कमी होने लगती है।
तो ये लोग चिंता नहीं लेते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि अपना इंडिया में तो बहुत है, कोई चिंता वाली बात है नहीं। अगर यहाँ पे सब खराब भी हो जाता है तो सब वापस इंडिया चले जाएंगे, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में बहुत है। तो प्रयाग ऐसा ही करता है, थोड़ा समय और खींचते हैं ये लोग वहाँ पर विदेश में, और थोड़े समय के बाद में ये फुल फैमिली अपने घर वापस आते हैं। जब ये अपने घर में वापस आते हैं तो ये देखते हैं कि जो इनका घर है उसे पुलिस वालों ने सील कर रखा है। आसपास पता करते हैं तो इन्हें ये पता लग जाता है कि जो इनके माता पिता हैं वो एक्सपायर हो गए थे और प्रयाग नहीं मिला, इस कारण पुलिस वाले सील करके चले गए इस प्रॉपर्टी को। अब ये लोग पुलिस में पहुंचते हैं, पुलिस वाले इन्हें डांटते हैं प्रयाग को कि तुम अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते, तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा, बहुत सारी बातें होती हैं। प्रयाग के कुछ गिने चुने रिश्तेदार भी थे, ज़्यादा रिश्तेदार नहीं थे इनके कांटेक्ट में, तो जितने भी थे वो भी प्रयाग को डांटते हैं कि तुमने ऐसा क्यों करा, अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं। बहुत कुछ होता है, लेकिन फाइनली ये प्रयाग अपने जो माता पिता का घर है उसमें शिफ्ट हो जाता है अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ, वहाँ रहने लगता है। अब वहाँ पर रहते रहते प्रयाग को एक दिन बीत जाता है। एक दिन बीत जाने के बाद में जब दूसरे दिन की रात आती है, जब प्रयाग अपनी फैमिली के साथ सो रहा होता है, तभी प्रयाग के कान में अपनी जो मम्मी हैं उनकी आवाज़ आती है। वो उसे आवाज़ लगा कहती है, प्रयाग प्रयाग बेटा उठा हुआ है, ऐसा कहती है। प्रयाग एकदम से झटपटा के उठता है। प्रयाग उठता है तो इसी के बराबर में इसकी वाइफ लेटी थी, वो भी उठती है। तो प्रयाग बताता है कि मुझे मम्मी की आवाज़ आई सपने में। तो ये सोचते हैं कि शायद उनकी याद में प्रयाग को आवाज़ आई होगी अपनी माँ की। ये दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी प्रयाग को आवाज़ आती है, प्रयाग प्रयाग ऐसा करके, और प्रयाग की वाइफ को भी ये आवाज़ आती है। अब ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। यह आवाज़ आती है, इसके 2 मिनट बाद ही इनका दरवाज़ा खटखटाने लगता है। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की शक्ल देखते हैं कि ये आवाज़ दरवाजे से आ रही है और दरवाज़ा भी खटखटा रहा है। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और सोचते हैं क्या करें क्या करें। तो दरवाजे पे जो हाथ खटखटा रहा होता है वो और तेज़ हो जाता है। ये सोचते हैं कि इनका बेटा ना उठ जाए, इसलिए ये दोनों वाइफ एक दूसरे का हाथ पकड़ के दरवाज़ा खोलते हैं। तो ये देखते हैं कि दरवाजे के बाहर प्रयाग की जो माँ है वो बैठी हुई है एक साइड में, और प्रयाग को आवाज़ लगा रही है और उससे कह रही है कि बेटा जल्दी बाहर आ जा, बाहर साइड में पिताजी बैठे हुए हैं तेरे, तो तू आ गया, तूने बताया भी नहीं हमें, और वो तुझसे मिलने आए हैं, और पोते को भी लेकर आना, साथ में बैठ के बात करेंगे, हाँ तू बड़े दिनों बाद आया, ऐसा कहती है। और उसके बाद में प्रयाग कहता है हाँ मम्मी मैं अभी आ रहा हूँ, ऐसा कह के प्रयाग दोबारा कमरे में आ जाता है और दरवाज़ा लॉक कर देता है। और सोचता है क्या करूँ, ये तो दिख रही हैं और मुझे बुला भी नहीं है, और ये भी कहनी कि अपने बच्चे को भी लेकर आ। तो ये सोचते हैं कि ये हमारा वहम तो नहीं है, ये एक दूसरे को नोचते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, मगर ऐसा कुछ नहीं होता, ना ये सपने में होते और ना ये इनका वहम होता है। अब ये दोनों सोचते हैं क्या करें क्या करें। तो इतनी ही देर में एक बार फिर से आवाज़ आती है इसको, प्रयाग को, कि प्रयाग बाहर आ रहा है नहीं आ रहा है, या मैं अंदर आऊँ, और पापा भी आ गए ना फिर तू सोच लेना, तेरे बेटे को हम खींचते हुए ले जाएंगे, तू रोक भी नहीं पाएगा अपने बच्चे को, ऐसा कहती है। अब प्रयाग एकदम से डर जाता है, और डरने के बाद में एकदम से दरवाज़ा खोलता है और कहता है नहीं नहीं मम्मी मैं आ गया और चलो पापा के पास चलो। तो वो कहती हैं हाँ चलेंगे, पोते को तो लेकर आ, पोते को कब लाएगा, पोते को लेकर आ, पोते से मिलना चाह रहे हैं हम, और तू आया भी नहीं और पोते को भी नहीं दिखाया तूने अभी तक, जा पोते को लेकर आ, ऐसा कहती हैं। अभी सोचते हैं कि क्या करें क्या करें। ये कहते हैं चलो ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा। उसको उठाते हैं अपने बेटे को और ले करके बाहर आते हैं। ये दोनों हस्बैंड वाइफ जाते हैं अपने बच्चे को उठाते हैं और उससे कहते हैं कि देखो बाबा बेटा, जो बाबा अम्मा हैं वो आए हैं बाहर। बच्चे को इतना समझ में नहीं आया था कि बाबा अम्मा ख़त्म हो गए हैं, ऐसी कोई बात। तो बच्चा काफ़ी छोटा था इनका, जो ये दोनों प्रयाग के माता पिता इनका जो पोता है वो काफ़ी छोटा था, तो उसे इतना पता नहीं था कि बाबा अम्मा ख़त्म हो गए, ऐसी सब बातें। तो वो कहता है हाँ चलो मैं चल रहा हूँ, बाबा अम्मा आ गए, मुझे भी देखना है उन्हें, मैंने पहले कभी देखा नहीं उन्हें। प्रयाग अपने बेटे को लेकर के
अपने माता पिता के पास आता है। वहाँ जब ये पहुँचता है तो इसके जो पिता हैं वो बैठे हुए होते हैं और अपनी वाइफ के साथ जो प्रयाग का बेटा है उसे अपने पास बुलाते हैं। कहते हैं बेटा इधर आओ, आओ बेटो, और तुमने अपने बाबा को पहचाना? मैं तुम्हारा बाबा हूँ, ये तुम्हारी अम्मा है, और हमसे तुम कभी मिले नहीं। और प्यारी प्यारी बातें करने लगते हैं, अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं, जैसे कि बच्चों से अक्सर करी जाती है। जो प्रयाग का बेटा है वो भी बहुत अच्छे से बात करने लगता है उन दोनों से, क्योंकि उसे कुछ ये तो पता नहीं होता कि ये कौन है, ये आत्मा है, ऐसा कुछ उसे पता नहीं होता। वो बैठ करके बात करने लगता है और इस चीज़ को बात करते 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 4 बजे का टाइम आ जाता है। 4 बजे जैसे ही मंदिरों के घंटे बजते हैं और दिए जलते हैं, उस समय एकदम से झटका सा लगता है और जो प्रयाग के माता पिता हैं वो गायब हो जाते हैं। अब प्रयाग एकदम से जैसे ही देखता है कि इसके माता पिता गायब हुए, ये भागता हुआ जाता है, अपने बेटे को उठाता है और उठा करके अपने कमरे में ले आता है। और वहाँ ले जा करके अपने बेटे से कहता है कि बेटा तू आराम कर ले, जो अम्मा बाबा वो कहीं चले गए हैं। वो भी कहता है कि अम्मा बाबा कहाँ चले गए एकदम से। तो प्रयाग कहता है कहीं नहीं, तू ऐसा कर, आराम कर ले, हम बाद में बात करेंगे, तू सो जा। अपने बच्चे को सुला देता है और सोचने लगता है कि ये हुआ क्या। प्रयाग की वाइफ भी सोचती है कि क्या हो क्या रहा है इनके साथ। अब दिन निकलता है। सुबह होने के बाद में प्रयाग ये सोचता है कि अब करा क्या जाए। पूरा दिन ये सोचते रहते कि क्या करा जाए, क्योंकि ये लोग विदेश में रहते थे तो इन्हें इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी कि पंडित वगैरह से मिलना चाहिए ऐसे समय पर, पूजा पाठ करनी चाहिए। इस चीज़ की इन्हें नॉलेज थी नहीं और ना ही इन्होंने विदेश में कभी पूजा करी, ऐसा कुछ ये जानते नहीं थे। तो ये सोचने लगते कि क्या करें। इस चीज़ को सोचते सोचते पूरा दिन बीत जाता है। ये सोचते हैं कि शायद हो सकता है आखिरी बार मिलने आए हों मेरे माता पिता और अब नहीं आएंगे, ये लोग ये सोचने लगते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे ही समय शुरू होता है आत्माओं का, उस समय अचानक से एकदम से इन लोगों को झटका लगता है और इन्हें दोबारा से अपने माता पिता प्रयाग को दिखने लगते हैं। और आते ही वो सबसे पहले अपने पोते को आवाज़ लगाते हैं। पोता भागता हुआ अपने बाबा अम्मा के पास आता है और आकर के उनके साथ खेलने लगता है, बातचीत करने लगता है। अब जब ऐसा होता है तो प्रयाग दुखी होने लगता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो अपने माता पिता के पास जाता है, उनसे माफ़ी मांगता है, कहता है मम्मी मुझे माफ़ कर दो, पापा मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझ में आ गया है कि मैं यहाँ नहीं आया और उसी गम में आपके साथ ऐसा हुआ, मुझे माफ़ कर दो और आप चले जाओ यहाँ से, बच्चा डर जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें करता है और अलग अलग बातों से कोशिश करता है कि किसी तरीके से वो ये कन्वेंस हो जाए कि अब उन्हें चले जाना चाहिए इस धरती पे से। मगर ऐसा होता नहीं है। वो ये कहते हैं कि बेटा तू आया क्यों नहीं वापस। तो प्रयाग ये कहता है कि मम्मी देखो मैं आना चाह रहा था, अपनी एक्चुअल बात तो बताता नहीं है कि ये सब मोह माया में आ गया था विदेश की। वो ये कहता है कि मैं आना चाह रहा था मगर मुझे इसने आने नहीं दिया। अपनी वाइफ की तरफ इशारा लगा के कहता है कि इसने मुझे आने नहीं दिया। अब जब प्रयाग ऐसा कहता है तो प्रयाग की वाइफ उसकी तरफ देखती है कि ये क्या कह रहा है, मगर प्रयाग इशारा कर देता है कि मैं इस समय कोशिश कर रहा हूँ अपने बच्चे को बचाने की, इतना इशारों में कह देता है। उसके बाद में प्रयाग कहने लगता है तो इसकी माँ कहती है अपनी बहू से कि तूने मेरा बेटा रखा ना, मुझसे मिलने नहीं दिया, मेरा बेटा रख लिया तूने, मैं तेरा बेटा रख ले रही हूँ, तू मेरा बेटा रख ले। अब वो ऐसा कहती है तो एकदम से जो प्रयाग की जो वाइफ है वो अपने बेटे के लिए रोने लगती है, उनके पैरों में गिर जाती है। मगर वो अपनी बात पे टिक रहती हैं कि तू मेरा बेटा रख ले, एक और बच्चा कर लेना, ये मुझे दे दे और अपना मेरा बेटा तू रख ले। मैं 7 दिन के अंदर तेरे बेटे को ले जाऊंगी, अपने पोते को अपने साथ ले जाऊंगी। अब पोते को इस बात को समझ में तो आ नहीं रही थी, पोता जो था उसे ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि ये चल क्या रहा है। तो वो भी कहता है कि हाँ दादी मैं चलूँगा आपके साथ, हाँ बाबा मैं आपके साथ चलूँगा और हम आपके साथ खेलेंगे, हम तीनों एक साथ खेलेंगे। तो वो दोनों भी कहते हैं हाँ बेटा खेलेंगे और 7 दिन की बात है, 7 दिन के बाद तुम मेरे साथ चलना। तो वो भी हाँ हाँ करने लगता है। मगर माँ बाप तो जानते थे कि कहना क्या चाह रही हैं। वो रोने लगते कि नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, और मेरा बच्चा छोड़ दो, हमारा बच्चा छोड़ दो, हमें माफ़ कर दो, बहुत कहते हैं। मगर उन पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि एक तरीके से वो आत्माएं थीं,
उन्हें तो अपनी दुख की रहती है, किसी के दुख से कोई मतलब नहीं होता उन्हें। तो वो ऐसा ही करने लगती हैं। फाइनल जब लास्ट में लोग और बहुत ज़्यादा कहते हैं तो वो गुस्सा हो जाती हैं इन दोनों से, और ये कहती हैं कि अच्छा तुम इतना कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि तुम दिन में कभी कुछ मेरे पोते के साथ करवा ना दो। ऐसा करती हूँ, आत्माएं कहती हैं कि ऐसा करती हूँ कि अब मेरा पोता, कि जब जब मैं इस घर में आऊँगी या हम दोनों जब आएंगे तब ही मेरा पोता सो कर के उठेगा, वरना अब ये 7 दिन तक सोता रहेगा। ऐसा कहती हैं, और ऐसा कहने के बाद में गायब हो जाती हैं। जैसे ही वो गायब होती हैं आत्माएं, ये जो प्रयाग के माँ बाप हैं वो अचानक से ही एकदम से ही जो प्रयाग का बेटा है वो सो जाता है। ये एकदम से अपने बच्चे के पास जाते हैं, देखते हैं क्या हुआ, उसे झंझोड़ते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि वो उठ जाए, मगर वो सो करके नहीं उठता। ये लोग घबरा जाते हैं, तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आता है, वो चेक करता है, उसे भी समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। वो कोशिश करता है कि किसी तरीके से बच्चा होश में आ जाए, मगर बच्चा होश में नहीं आता। काफ़ी टाइम बीत जाता है। सुबह के टाइम था जब वो आत्माएं गायब हुई थी, 4 बजे के आसपास का। डॉक्टर के आने के बाद इतना टाइम बीत जाता है, मतलब इलाज करते 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 कि 12 बजे के आसपास बच जाते हैं दोपहर के। अब ये सोचने लगते हैं, तो डॉक्टर इससे पूछता है कि हुआ क्या बच्चे को, ऐसे कैसे ये सो गया, हुआ क्या। तो प्रयाग अपने साथ घटी सारी घटना डॉक्टर को बता देता है। अब जो डॉक्टर था वो थोड़ा लोकल डॉक्टर था, और वो इन चीज़ों पर विश्वास करता था, ऊपरी चीज़ों पर विश्वास करता था। हो गया होगा उसके जीवन में कोई ऐसा किस्सा जिससे वो इन चीज़ों पर विश्वास करता था। वो इन दोनों से कहता है कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आज आपके घर में रात को रुक सकता हूँ। तो ये पूछते हैं हाँ हाँ रुक सकते हो, लेकिन कारण है इसका क्या है। तो डॉक्टर कहता है कि मैं कुछ देखना चाहता हूँ। तो डॉक्टर इनसे कहता है, तो ये दोनों से अनुमति दे देते हैं कि हाँ आज रात को आप हमारे यहाँ रुक जाओ, क्योंकि उस आत्मा ने कही थी कि 7 दिन में पोते को ले जाऊंगी। तो इन पे समय भी कम बचता है। सोचते हैं कि कल का दिन हो गया और आज का दिन हो गया, तो 2 दिन तो इन आत्माओं को हो ही गए, 5 दिन और बचे हैं। उसके बाद में ये जो भी कह रही थी, ये हो सकता है कुछ हो जाए हमारे साथ, हमारी फैमिली के साथ। अब ये लोग सोचने लगते हैं क्या होगा। रात का टाइम आता है। रात के टाइम में जैसे ही उन आत्माओं का टाइम आता है, एकदम से जो प्रयाग का बेटा है वो उठ जाता है। उठने के बाद में वो खाना मांगने लगता है, क्योंकि उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। वो एकदम से खाना मांगने लगता है। इनके घर में जो भी खाना रखा हुआ था ये उसे ला करके दे देते हैं। इस बीच वो जो दोनों प्रयाग के माता पिता हैं वो भी आ जाते हैं। वो अपने पोते को देखते हैं खाना खाते हुए, और उसके पास जाकर के बैठ जाते हैं। उन दोनों की निगाह डॉक्टर पे पड़ जाती है। अब वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं कि तुमने डॉक्टर को क्यों बुलाया, हमने कही थी कि हमारा बेटा हमारे आने पे जाग जाएगा, तो तुमने डॉक्टर क्यों बुलाया, हम पे विश्वास नहीं था तुम्हें। तो वो चीखने लगते हैं। उसके बाद में वो जो आत्माएं हैं वो डॉक्टर पे चीखने लगती हैं कि तू क्यों रुका, तू निकल जा यहाँ से, तेरा परिवार भी हम ऐसा कर दे क्या, तेरे बेटे को भी ले जाऊँ कि मैं अपने साथ, तू यहाँ से चला जा, तू क्यों रुका यहाँ पे। डॉक्टर से वो ऐसा कहते हैं, डॉक्टर भी डर जाता है। वो तुरंत अपना सारा सामान उठाता है, उसी समय वहाँ से भाग जाता है। अब ये सारा क्रियाक्रम होता है, जितना भी टाइम पे वो आत्माएं इनके यहाँ दिखती रहती थी, अपने पोते के साथ वो खेलती हैं, और उसके बाद में वो गायब हो जाती हैं। अगला दिन आता है। अगले दिन सुबह सुबह ही ये दोनों हस्बैंड वाइफ, प्रयाग और अपनी वाइफ के साथ, वो सीधे डॉक्टर के घर में पहुंचते हैं। इधर जो प्रयाग का बेटा था वो जैसे कहा था उन आत्माओं ने कि ये सो जाएगा, वो सो गया था। जब प्रयाग उन डॉक्टर के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि आपने क्या देखा और अब हमें क्या करना चाहिए, तो वो डॉक्टर कहता है कि तुम लोगों ने पूजा पाठ नहीं करी है कभी, पूजा पाठ करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, तुमने इतना सब कुछ देख लिया, इसके बाद भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आया कि हमें ईश्वर का सहारा लेना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। तो ये कहते हैं कि हमने विदेशों में कभी करी ही नहीं पूजा पाठ, हमें नहीं पता क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर इनसे कहता है कि मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ, तुम्हें नहीं पता। फ़िलहाल वो डॉक्टर इनसे कहता है कि मेरी निगाहों में एक पंडित हैं, तुम उनसे जा कर के मिलो, वो तुम्हें हो सकता है कोई तरीका बता दें, और यहाँ से जल्द निकल जाओ, क्योंकि हो सकता है वो आत्माएं तुम्हारे पीछे ही हों, उनकी निगाह मुझ पर हो, तुम यहाँ से निकल जाओ, कभी मेरे बच्चे के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। तो ये दोनों तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं और जो डॉक्टर ने पंडित बताए थे उनके पास पहुँच जाते हैं।
वो पंडित कहते हैं कि देखो वो बात तो ठीक है, तुम्हारे घर में हो गया होगा इतना सब कुछ, उसका कारण ये भी हो सकता है कि तुमने अपने माँ बापों का क्रियाक्रम नहीं करा, ये भी हो सकता है, क्योंकि तुम विदेश में थे, तुम्हारे माँ बापों का क्रियाक्रम हुआ नहीं, क्योंकि बेटे के साथ बेटे से होना चाहिए जो भी पूजा पाठ होती है वो हुई नहीं, तुम थे नहीं, हो सकता है इस कारण उनकी आत्मा को मोक्ष ना मिला हो। फिलहाल ये जो आत्मा का काम है वो मैं तो करता नहीं हूँ, वो एक बंदा है जो कि पंडित बताते हैं मेरी निगाहों में एक बंदा है, तुम उनके पास जाओ और उनसे बात करो, हो सकता है वो तुम्हारी इस परेशानी का इलाज ढूंढ दें। ये दोनों हस्बैंड वाइफ उस व्यक्ति के पास जाते हैं। वो ये कहता है कि हो तो सकता है मगर एक तरीका है। वो कहता है बोले जितने भी क्रियाक्रम मरने के बाद होता है किसी के, वो करवाओ, हो सकता है उसके बाद में सब ठीक हो जाए। तो ये दोनों कहते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, आप किसी भी तरीके से इस चीज़ से हमें मुक्त कराइए। तो वो व्यक्ति सारा इंतज़ाम करता है, जितनी भी पूजा पाठ हैं जो कि मरने के बाद होनी चाहिए वो सारी पूजा पाठ वो एक ही दिन में निपटा देता है, रात आने से पहले सभी कुछ करवा देता है। लास्ट में जब ब्राह्मणों को खाना खिलाने की बात रहती है कि ब्राह्मणों को जिमाया जाता है, उस टाइम पर वो व्यक्ति कहता है कि अब सारी क्रियाक्रम पूरा हो चुका है और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि उन दोनों को मोक्ष मिल गया होगा, तुम्हारे माता पिता को। तो ये दोनों कहते हैं कि ठीक है मिल गया होगा, मगर हम आपको पैसे जब ही देंगे जब आप हमारे साथ चलोगे, रात को चल के आप हमारे साथ चलो, और अगर वो नहीं दिखे माता पिता मेरे तो ठीक है मैं आपको जितना कहोगे उतना दे दूंगा, बल्कि ज़्यादा दे दूंगा, जितनी मेरी बात हुई है उससे ज़्यादा दे दूंगा। और जो ब्राह्मण हैं उन्हें भी साथ चल के लेके चलो, उन्हें भी मैं ज़्यादा पैसा दूंगा, सबको ले चलो, बस किसी भी तरीके से आज इस चीज़ को ख़त्म कर दीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए किसी भी तरीके से, आप मेरे साथ चलिए। अब वो जो व्यक्ति था वो कहता है चलो ठीक है आप इतना कहते हो तो मैं चलता हूँ, और सारे ब्राह्मण भी कहते हैं कि चलिए ठीक है हम चलेंगे, कोई परेशानी नहीं है। और सोचने लगते हैं वो लोग आपस में भी कि कोई चीज़ तो नहीं रह गई किसी पूजा की, तो वो लोग सोचते हैं कि हाँ सभी पूजा हो गई, कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो कि मृत्यु के बाद होना चाहिए था और नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं बचा, सभी हो गया है। उसके बाद में ये जितने भी लोग थे ये सब जो प्रयाग है इसके घर पे पहुंच जाते हैं। प्रयाग के घर में पहुंच जाने के बाद जब जितने भी जो ब्राह्मण थे वो प्रयाग के बेटे को देखते हैं तो वो सो रहा होता है, तो वो जा कर के प्रयाग के बेटे को उठाने की कोशिश करते हैं सभी ब्राह्मण, तो वो उठता नहीं है। फिर वो सब एक एक करके पूजा करने लगते हैं प्रयाग के बेटे के लिए, उसके माथे पे हाथ फेरने लगते हैं, कोई मंत्र बोलने लगते हैं, एक एक करके वो सभी ब्राह्मण कुछ ना कुछ करने लगते हैं। उन्हीं ब्राह्मणों में से कोई एक ऐसे ब्राह्मण थे जो पंडित थे, उनके जैसे ही वो मंत्र प्रयाग के बेटे के कान में बोलते हैं और माला से कुछ पढ़ते हैं, एकदम से जो प्रयाग का बेटा है वो होश में आ जाता है। उस मंत्र के पढ़ते ही वो माथे पे टीका लगाते हैं उसके बेटे के, और वो खुद चौंक जाते हैं कि कैसे उठ गया ये प्रयाग का बेटा। क्योंकि उन्हें एक तरीके से मैं आपको बता दूं, वो जो व्यक्ति जो ब्राह्मण थे जिन्होंने मंत्र बोला और जिनके मंत्र बोलने के बाद में प्रयाग का बेटा होश में आ गया, वो जवान थे, यानी कि उन्हें इतनी नॉलेज नहीं थी, और जितने भी वो सब पंडित थे उनमें सबसे छोटे थे वो, और एक जैसे कह सकते हैं ना बिगनर हमारी भाषा में, वो थे वो। मगर उनके मंत्र बोलने से वो होश में आ गया था प्रयाग का बेटा। तो सब उनकी वाहवाही करने लगते हैं और कहने लगते कि आपने कर दिया, और उनकी एक तरीके से इज़्ज़त बढ़ जाती है। वो भी सोचते हैं कि पता नहीं कैसे हो गया। इस चीज़ को मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब जैसे ही वो होश में आता है प्रयाग का बेटा, तो अपने पापा से चिपट जाता है और कहता है कि बाबा अम्मा नहीं आए, क्या हुआ। ये सब चीज़ें चल ही रही होती हैं। इस बीच वो टाइम हो जाता है जब वो जो प्रयाग के माता पिता हैं वो दिखने लगते थे प्रयाग के घर में। अब जैसे ही प्रयाग के माता पिता दिखते हैं इन सबको, तो वो एकदम से गुस्सा हो जाते हैं प्रयाग के ऊपर कि तूने ये क्या करा, और तुझसे हमने मना करी थी ये करने को और तूने ये क्यों करा। वो एकदम से अपने पोते की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, प्रयाग के बेटे की तरफ। तो जैसे ही ये जो आत्मा है उसे छूने जाती है तो एकदम से इन्हें झटका लगता है, जो कि उन पंडित जी ने पूजा करी थी, जो बिगनर अब मैं जिन्हें कह रहा था, छोटे जो पंडित थे उन्होंने जो पूजा करी थी उससे उन्हें एकदम से झटका लगता है और वो दूर जाके गिरते हैं दोनों। वो एकदम से गुस्सा हो जाते हैं
और वो जितने भी लोग थे वहाँ पे उन पे हमला कर देते हैं। मतलब किसी के कुछ चोट लगती है, किसी के कुछ चोट लगती है, किसी को ऐसा लगता है उनके थप्पड़ पड़ा, किसी को ऐसा लगता है उनकी पीठ पे किसी ने मारा, सबको ऐसा लगने लगता है और एक एक करके वो आत्माएं सबको मारने लगती हैं। वो कोशिश करते हैं, वो जितने भी पंडित थे, ब्राह्मण थे, वो कोशिश करते हैं मंत्र बोलने की, कुछ होता नहीं है। बस वो जो छोटे, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, वो जो पंडित थे जिनकी चक्कर में प्रयाग का बेटा होश में आ गया, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी वो आत्माएं। उनके लिए वो कोशिश कर रही थी उन्हें मारने की, मगर उनका कुछ नहीं कर पा रही थी। इस बीच में बाकी ब्राह्मण कोशिश भी कर रहे थे वो किसी तरीके से इस घर में से निकल जाएं, भाग जाएं, मगर उन्होंने, आत्माओं ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। अब वो सब एक तरीके से यहाँ पे फंस गए थे। बस वो जो मैं पंडित की बात कर रहा हूँ मेन, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी वो आत्माएं। अब वो मंत्र पढ़ने लगते हैं लगातार। मंत्र पढ़ते पढ़ते थोड़ा टाइम बीतता है। थोड़ा टाइम बीतने के बाद में कोई ऐसा मंत्र वो पढ़ देते हैं जिसके कारण वो जो आत्माएं हैं, प्रयाग के जो माता पिता हैं, उनकी जो आत्माएं हैं, वो एक घेरे से में बंध जाती है। यानी वो एक जगह सिमट सी जाती है और उनके चारों तरफ एक रस्सी आ जाती है, जिसके बाद में जब वो कोशिश करती हैं उधर उधर भागने की तो वो भाग नहीं पाती। वो पंडित मंत्र पढ़ते रहते हैं तो उनके मंत्र पढ़ने से उन आत्माओं को जलन फील होने लगती है। अब वो जो इन सब में सबसे छोटे पंडित थे, जिनके कारण ये आत्माओं को जलन फील हो रही थी, उनकी इज़्ज़त सब में, जितने भी बाकी पंडित थे उनमें बढ़ जाती है, बाकी ब्राह्मणों में बढ़ जाती है। सब उनकी जय जयकार करने लगते हैं। वो और मंत्र पढ़ते हैं तो आत्मा को और तकलीफ़ होती है, तो सब उनसे कहने लगते हैं उन पंडित से कि अब इन आत्माओं को मोक्ष दे दीजिए, इनको मुक्त कर दीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रयाग के वो माता पिता थे, उन्हें भी लगने लगता है प्रयाग को कि नहीं, इतना नहीं तड़पाना चाहिए इन आत्माओं को, और पापा मम्मी की आत्मा को मोक्ष दे देना चाहिए। वो उनसे कहने लगते हैं। तो उसके बाद में वो जो पंडित हैं, इन सब में सबसे छोटे, वो कोई ऐसा मंत्र पढ़ते हैं जिसके बाद में ये आत्माएं जो थीं प्रयाग के माता पिता की, इनको मोक्ष मिल जाता है, एकदम से वहाँ से गायब हो जाती हैं, इन्हें मोक्ष मिल जाता है। अब जैसे ही उन्हें मोक्ष मिलता है, जो प्रयाग है वो एकदम से, वो जो पंडित हैं उनके पैरों में गिर जाता है, उसकी वाइफ भी पैरों में गिर जाती है, और बाकी सब भी हाथ जोड़ने लगते हैं उन पंडित के, जिनके मंत्रों से ये सब हो पाया। अब इसके बाद में क्या होता है, प्रयाग ने जितने भी पैसों की इन सब से ब्राह्मणों से बात करी थी, उनसे डबल पैसे इन सबको दे करके विदा करता है, और सारी जितनी भी उन ब्राह्मणों ने कही थी वो सब करता है। और ये जो पंडित थे, अब मैं आपको इनके बारे में बता दे रहा हूँ, ये जिनकी वजह से इन आत्माओं को मोक्ष मिला। उन सब ब्राह्मणों की पूजा से इतना नहीं हुआ था जितना इन अकेले पंडित की वजह से हो गया था। एक्चुअल में क्या था, ये जो जितने भी ब्राह्मण थे, ये सब उसमें के ब्राह्मण थे जो कि केवल जा करके और जीमते हैं, किसी भी उसमें मृत्यु के बाद में जीमते हैं, इनको जिमाना ज़रूरी होता है, उसमें के थे। मगर ये जो मेन जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, ये जो सबसे छोटे जो पंडित थे, ये उनमें से नहीं थे। ये जो थे, इनके गुरु कोई और थे जिनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी इन चीज़ों को भगाने की, मगर इनका दिलचस्पी आप कह सकते हो इस चीज़ में नहीं थी, जिससे ये इस लाइन में गए नहीं। और इन्हें ये मंत्र थे मगर अधूरे पता थे, ये कह सकते हो आप, अधूरा ज्ञान था। मंत्र तो पता थे मगर ये नहीं पता था इन्हें कहाँ यूज़ करना है। जब आत्माओं का ये सब इन पर प्रहार हुआ और इन्होंने उनके बताए हुए मंत्र पढ़े, जो कि इन्हें याद कराए गए थे, इन्हें सिखाए गए थे अपने गुरु के द्वारा, तो उससे ये जो आत्माएं हैं इन्हें मोक्ष मिला, और इनको जो भी सब मैंने आपको बताया ये सब हुआ, इन्हें खुद को नहीं पता था। जब ये किस्सा पूरा होता है और सब घटना पूरी हो जाती है, तो इसके बाद में ये जो पंडित हैं सबसे छोटे, ये जा कर के उनसे भी मिलते हैं जिन्होंने इन्हें ये सब मंत्र सिखाए थे। यानी अपने गुरु से मिलते हैं जिन्होंने इन्हें ये आत्माओं से संबंधित मंत्र सिखाए थे। उन्हें ये सारे किस्सा बताते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ घटित हुआ, तो वो भी एक तरीके से अपने शिष्य की तारीफ़ करते हैं कि उनने ऐसा करा। और इसके बाद में ये जो पंडित हैं ये अपना पूरा ज्ञान प्राप्त करते हैं। इधर प्रयाग की बात कर लें तो प्रयाग ने जिस मकान में इसके साथ ये सारी घटनाएं घटी थी, ये उसमें इतना डर चुका था कि इस किस्से के बाद में प्रयाग उस मकान को छोड़ देता है और उस प्रॉपर्टी को बेच देता है। अपने माता पिता की ये इज़्ज़त करने लगता है, और इसके बाद में ये पूरी फैमिली कभी भी विदेश में नहीं गई, और इनका बिज़नेस आज भी यही है
ये गिरमी घाटे का ही काम करते हैं, ब्याज पे पैसे देते हैं और आज भी इसी पैसे से ये अपने जीवन बिता रहे हैं। इनकी फैमिली अब पूरी तरीके से नॉर्मल है। और इसी बात के साथ आज की हमारी ये कहानी भी यहीं समाप्त होती है। फिर आपसे कहना चाहूँगा कि यदि कोई ऐसी बात, अगर कोई ऐसी बात जो इस कहानी में हो और आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको उस बात का ज़रूर जवाब दूंगा। और इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये कहानी बहुत थोड़ी सी भी अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और इस कहानी को शेयर भी आप ज़रूर करना, ताकि लोग कहीं ना कहीं सतर्क हो जाएं इन चीज़ों को लेकर के कि कभी भी किसी भी चक्कर से इन आत्माओं से भिड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी शक्तियों का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। शेयर भी ज़रूर करना और कुछ ऐसी बात जो आपको भूलनी हो ज़रूर कमेंट करना। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप ऐसी कहानियाँ या इससे भी बेहतर कहानियाँ आप सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इससे बेहतर बेहतर कहानी और आज की जैसी कहानियाँ बहुत सारी ऑलरेडी चैनल पर पड़ी हुई हैं, उन्हें भी जाकर के ज़रूर देखो, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। और मैंने शॉर्ट्स में भी हॉरर फैक्ट अपलोड कर रखे हैं, वो भी आप ज़रूर देखो, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे, मज़ा आएगा उसे सुनने में भी, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।